What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, it is such a long day for me क्योंकि क्लास 11th की भी GNG का आज बहुत काम है. हो गया है मतलब ख़त्म. नाउ दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर यू गाइज. आपको ख़त्म कर लेना है आज क्या भला. आपको आज ख़त्म कर लेना है आखिरी चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा बचा है, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट. बाकी सब हो गया है, सब कंप्लीट है. गवर्नमेंट बजट आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में कराई दिया. आज ये ख़त्म कर लो बच्चों, अब तुम्हारा सब खत्म है. कल से हम हमारा अकाउंटेंसी और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर लेंगे. पहले उसका एग्जाम है या फिर फिजिकल शुरू कर लेंगे, जैसा तुम कमेंट्स में बोलोगे. तो कमेंट्स में बता देना कल से फिजिकल शुरू करें या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें अकाउंटेंसी के साथ साथ. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलिए बेटा जी, अब पढ़ना शुरू करते हैं कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट में है क्या. तो देखो, सबसे पहले आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. देखो बच्चों, हर देश में ना कोई करेंसी चलती है. अब जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, हो सकता है कहीं पे डॉलर चलता हो सकता है कहीं पे पाउंड चलता हो, कहीं पे हर देश में अलग अलग करेंसीज चलती है. हर देश ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए अलग अलग करेंसीज रखी हैं. तो हमारे लिए डॉलर हो, पाउंड हो, दिरहम्स हो, मतलब कोई भी ऐसी करेंसी जो रुपए से अलग है, वो सब फॉरेन एक्सचेंज है. वो सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज. और रुपया क्या है? डोमेस्टिक करेंसी. तो जो भी हमारे देश में करेंसी चलती है उसको डोमेस्टिक करेंसी बोलेंगे. जो अन्य देशों में चलती है उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे. अब अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो वहां रुपया तो चलेगा नहीं. वहां पे आपको कुछ भी खर्चा करना है, भाई रहना है तो खर्चे करने पड़ेंगे. तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी. तो आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे तब आपको डॉलर मिलेगा. भाई अगर $1 खरीदना है तो आज की डेट में 88 रुपीज, 87 रुपीज ऐसे पैसे देने पड़ते हैं. तो आप सोचो, $1 लेने के लिए मुझे 87 रुपीज देने पड़ेंगे. तो जिस रेट पे फॉरेन करेंसीज आपस में एक्सचेंज करी जाती हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं बेटा. तो देखो, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी. है ना, जैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपया है, उसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं, डॉलर, पाउंड, वो सब फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है बेटा? रेट क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सचेंज रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अदर करेंसी. यानी कि अगर आपको एक करेंसी दूसरी करेंसी से बदलनी है तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो. बस मेन चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो रेट है ये फ्लक्चुएट करता है हर दिन, हर घंटा, मतलब चेंज होता रहता है ये, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस से चलता है. सही है जी. अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है करेंसी डेप्रीसिएशन. इसके लिए हम एक काम करते हैं, नोट पे चलते हैं. करेंसी डेप्रीसिएशन ऐसा लिख लो, करेंसी डेप्रीसिएशन एंड करेंसी एप्रीसिएशन. ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात को. डेप्रीसिएशन किसको बोलेंगे? एप्रीसिएशन किसको बोलेंगे? एप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना, वैल्यू का बढ़ना. और डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का घटना. लेकिन इसमें जो आपको समझना है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे बेटा, तुम गलती कर दोगे. देखो एक बात समझना, मैंने लिखा कि $1 अभी 87 का आया करता था. ठीक है, और अभी $1 जो है वो 77 में आ रहा है. ये हो गया. अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हुई या इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हुई. तो पहले जो डॉलर बच्चों 87 में आता था, अब वो डॉलर 77 में आ रहा है. तुम सोचो, अब जरा दिमाग लगाओ. अब अगर हम किसी नॉर्मल इंसान से पूछेंगे, वो बोलेगा 87 से 77 हो गया, डेप्रीशिएट हो गया. बट ये गलत है. यहां पे हमारी करेंसी एप्रीशिएट हुई है. एप्रीशिएट हुआ है रुपया. सर एप्रीशिएट कैसे हो गया? देखो बच्चों ऐसे समझो, $1 के पहले 87 देने पड़ते थे, यानी 77 में वो चीज आती नहीं थी. कितने पैसे मांगते थे वो? 87 मांगते थे.
आज वही चीज 77 में आने लगी है, इसका मतलब 77 की वैल्यू बढ़ गई ना। पहले 77 में वो चीज नहीं आती थी, अब 77 में आती है, तो 77 की वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। तो अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि ये एप्रिशिएट हो रहा है। वहीं पे अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, कि $1 पहले 77 में आ जाता था, अब आज वही अगर डॉलर लेना है तो 77 में यूएस देगा नहीं, बोलेगा ना भाई हम तो नहीं देते, 87 दो। तो यहां पे देख के ऐसा लगता है कि वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू बढ़ नहीं रहा बच्चों, यहां पे वैल्यू घट रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है। यहां पे रुपया डेप्रीशिएट हो रहा है। पहले जो चीज 77 में आ जाती थी अब 77 में नहीं आ रही, तो 77 की वैल्यू कम हो रही है। इस बात का ध्यान रखना है बेटा आपको। तो करेंसी डेप्रीसिएशन किसको बोलते हैं? जब आपकी वैल्यू कम हो रही हो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। और करेंसी एप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही हो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब जब आप एप्रिशिएट होते हो तो क्या होता है, जब आप डेप्रीशिएट होते हो तो क्या होता है? देखो बच्चों, जब आप डेप्रीशिएट होते हो, भाई पहले उनको $1 में 77 का सामान मिलता था, अब $1 में 87 का मिलेगा, तो उतने में ही ज्यादा सामान मिल रहा है ना। तो डेप्रीशिएट के केस में आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, ज्यादा सामान खरीदते हैं वो लोग, उतने में ही उनको ज्यादा सामान मिलता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो बेसिकली नेशनल इनकम भी बढ़ता है, नेशनल इनकम भी बढ़ता है। वहीं अगर बात करूं एप्रिसिएशन की, तो पहले आपको जो सामान 87 में मिलता था वो सामान अब आपको 77 में मिल जाता है ना। तो यहां पे इस केस में इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, इस केस में इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। अब अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो अपने देश से तो सामान कम खरीदोगे, तो यहां पे मेरी नेशनल इनकम जो है वो कम होती है, वो कम हो जाती है। तो ये मेन चीज है, ये मेन चार्ट है जो आपकी कॉपी में बना होना चाहिए, आपको एकदम बढ़िया तरीके से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, परफेक्ट सर, परफेक्ट, क्या बात है। देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल हो जाती है और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है टू बाय फॉरेन करेंसी। ठीक है, रुपए को डेप्रिशिएटेड कब मानेंगे? अगर $1 81 से 82 हो जाए, यानी पहले 81 देने पड़ते थे अब 82 देने पड़ते हैं, तो 81 में वो चीज नहीं आ रही, डेप्रिशिएट हो गए। बढ़िया सर। डेप्रिसिएशन से क्या इफेक्ट आएगा? तो मैंने आपको बता दिया, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अगर आप डेप्रिशिएट हो रहे हो तो आपको आपका सामान उनको सस्ता पड़ रहा है, तो वो ज्यादा खरीद पाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से वो ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स विल राइज, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। हाँ सर, बढ़िया। इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट क्यों कम हो जाएगा? भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आप देखो कि आप डेप्रिशिएट हो रहे हो, आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको उनका सामान तो महंगा पड़ रहा है, उनको हमारा सामान सस्ता पड़ रहा है, लेकिन हमें उनका सामान महंगा पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। लिख देता हूं ये मैं अपने चार्ट में भी, यहां पे लिख देता हूं। देखो, एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, इंपोर्ट कम हो जाएगा, और यहां पे इंपोर्ट बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, परफेक्ट। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट विल फॉल ड्यू टू डेप्रिसिएशन, नेट एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब आपकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। Currency appreciation refers to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. Domestic currency becomes more valuable, ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी as less is required to buy the foreign currency. For example, Indian rupee appreciates जब प्राइस $1 गिर के 82 से 81 हो जाता है। ठीक है, एप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट आएगा भाई? सोचो, अभी बताया मैंने आपको, अगर आप एप्रिशिएट हो जाते हो तो आपको उनका सामान सस्ता पड़ता है, तो इंपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, नेशनल इनकम कम हो जाएगा। तो देखो वही लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स
appreciation means a rise in the price of domestic currency. Now 1 rupee can be exchanged for more dollars. आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हो तो imports बढ़ जाएंगे. उसके बाद exports कम हो जाएंगे बेटा. एक्सपोर्ट क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि आपको उनका सामान सस्ता पड़ रहा है, उन्हें आपका सामान महंगा पड़ रहा है, वो नहीं खरीदेंगे. एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, नेशनल इनकम कम हो जाएगी. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया. मीनिंग, इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट. आप एक पॉइंट इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम भी बना सकते हो. फिर एग्जाम्पल, 4 पॉइंट बन जाएंगे. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो बस. बढ़िया सर. अब आ गया कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट होता है, कितने सिस्टम्स हो सकते हैं. आओ जरा आपको बता दूं. बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान सा चैप्टर है ये. सिस्टम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. बेटा 3 तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट होता है. फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं, एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग. एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग. ठीक है. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है यूजुअली गल्फ कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं. आप दुबई वगैरह में देखोगे, या इधर गल्फ की जो कंट्रीज हैं वहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है. यानी कि एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. सरकार अपने हिसाब से फिक्स करके चलती है कि इंडिया के साथ कैसे डील करना है वो अपने हिसाब से फिक्स करेंगे, किसी और कंट्री के साथ कैसे डील करना है वो अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे. तो जहां पे गवर्नमेंट फिक्स करके चले एक्सचेंज रेट को, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. यानी इस केस में जो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होगा, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. सरकार खुद बताएगी कि किस रेट पे हम एक्सचेंज करने वाले हैं अपनी करेंसी. फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है बच्चों? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप फिक्स नहीं कर रहे, वो फ्री है, फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है. उसीलिए फ्लोटिंग भी बोलते हैं, है ना. मतलब फ्लोट कर रहा है, अपने हिसाब से कम ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है. यहां पे कैसे होता है? यहां पे बच्चों मार्केट फोर्सेस से होता है. सर मार्केट फोर्सेस मतलब? मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई. भाई सिंपल सी बात है. एक्सचेंज रेट ना बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में डिसाइड होता है. ठीक है. यानी कि एक बाजार है जहां पे सारी करेंसीज होंगी, बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे. भाई अगर मुझे यूएस घूमने के लिए जाना है तो मैं डॉलर का बायर होऊंगा, है ना, कि मुझे डॉलर खरीदना है. अब फॉर एग्जांपल डॉलर वालों को इंडिया में आना है तो हम सेलर्स होंगे रुपए के, तो बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे मार्केट में. तो जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम के सामने जो रेट होगा उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे, और जिस क्वांटिटी पे डिसाइड करा जाएगा उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोला जाएगा, है ना. तो अब देखो, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करें, ये सामने रेट है. लेट्स सपोज ये रेट जो है ऐसे चल रहा है 20, 40, 60. तो रेट कितना आ गया? देखो 60 आ गया. कैसे डिसाइड हुआ? मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हुआ. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट 60 चल जाएगा फिलहाल. अब अगर डिमांड बढ़ती जाए डॉलर की, डिमांड ज्यादा ज्यादा ज्यादा, हम बहुत सारा सामान खरीदते रहे तो डिमांड बढ़ती रहेगी. भाई डिमांड बढ़ गई अगर, तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा. देखो इधर आ जाएगा, ये आ गया D1. अब देखो अगर डिमांड बढ़ेगी तो उससे रेट अब बढ़ जाएगा, 80 हो गया, राइट. और अगर डिमांड कम हो जाए, डिमांड अगर कम हो जाए बच्चों, तो डिमांड लेफ्ट में आ जाएगी, D2. तो देखो अब रेट 40 आ जाएगा. तो बेसिकली मार्केट में डिमांड सप्लाई से रेट चेंज होता रहता है. ऐसे ही सप्लाई में चेंजेस से भी रेट चेंज होगा. यानी कि अगर बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे या बेचने वाले कम हो जाएंगे तो भी रेट पे इंपैक्ट होगा. देखो डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम और ये इक्विलिब्रियम रेट. लेट सपोज ये फिर से वही है 20, 40, 60, 80, 100. अब देखो बच्चों, अगर मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, किसी भी चीज की सप्लाई कम हो जाएगी तो वो महंगा हो जाएगा. भाई शॉर्टेज होगी तो महंगा हो जाएगा. तो सप्लाई कम किधर होगी? लेफ्ट में. देखो सप्लाई अगर कम हो जाती है
तो रेट बढ़ के 80 हो जाता है, रेट जो है बढ़ के 80 हो जाता है, और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेचने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर रेट कम हो जाएगा। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो रेट घट के 40 हो गया, देखो घट के 40 हो गया। तो हमारा डिमांड सप्लाई से जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अपने आप डिमांड सप्लाई से चलता है। सर यहाँ पे सरकार जो फिक्स करती है वो फिक्स्ड कैसे करेगी? बेटा फिक्स करने के लिए ना सरकार के पास दो टर्म्स हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ सम प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड वगैरह के टर्म्स में कर दिया, यूजुअली गोल्ड ही यूज किया जाता है, तो या तो गोल्ड की टर्म्स में कर दिया या फिर किसी अदर करेंसी की टर्म्स में कर दिया, किसी अदर करेंसी की टर्म्स में कर दिया। तो एक्सचेंज रेट फिक्स करने के लिए गोल्ड यूज कर सकते हैं, अदर करेंसी यूज कर सकते हैं। सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड लेट्स रुपीज 100 रुपए का है, वैसे ही बोल दिया मैंने कुछ भी, ठीक है, तुमको समझाने के लिए कि एक, अरे रुक जा भाई, कहाँ बज गया मेरा फोन? तेरे को कुछ नहीं कहा भाई मैंने। 1 ग्राम गोल्ड बच्चों 100 रुपए का है लेट्स सपोज, ठीक है, और यूएस में यही 1 ग्राम गोल्ड $10 का है सपोज, कुछ भी ले रहा हूं मनगढ़ंत, ठीक है। गोल्ड की टर्म्स में करना है ना, तो गोल्ड सेम क्वांटिटी ले लो, 1 ग्राम इंडिया में कितने का, 1 ग्राम यूएस में कितने का, देखो सेम क्वांटिटी ले ली तो ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब $10 की जो वैल्यू है वो 100 रुपए हो गए, तो $1 10 रुपए में एक्सचेंज किया जाएगा। ऐसे फिक्स कर दिया, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट कर दिया या नहीं कर दिया, ऐसे फिक्स कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से अगर पाउंड का करना हो सर, तो देखो फिर से सपोज 1 ग्राम गोल्ड 100 रुपए का है, इसी तरीके से 1 ग्राम गोल्ड, पाउंड कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, कितने पाउंड का है, सपोज 50 पाउंड का है, कितने पाउंड का है, 50 पाउंड का, तो देखो सेम क्वांटिटी ले ली, इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, तो हम बोलेंगे 50 पाउंड 100 रुपए के बराबर है, तो 1 पाउंड 2 रुपए का मिल जाएगा। ऐसे फिक्स करते हैं व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और अगर फिक्स करना हो अदर करेंसी की टर्म्स में, तो फिर हम अदर करेंसी में बेस बनाते हैं यूएस डॉलर को, हमेशा यूएस डॉलर की टर्म्स में फिक्स करा जाएगा बेटा, ठीक है। सपोज इंडिया को पाउंड के साथ फिक्स करना है, तो हम देखेंगे भैया $1 इंडिया में कितने का है, सपोज 50 रुपए का है, और $1 पाउंड में कितने का है, सपोज 25 पाउंड का है, 25 पाउंड का है सपोज। तो ये हमारे पास देखो डॉलर सेम ले लिया, सेम वैल्यू ले ली, तो ये भी सेम होंगे, तो हम बोलेंगे भैया 25 पाउंड जो हैं 50 रुपए के हैं, तो 1 पाउंड 2 रुपए का हो गया, हो गया या नहीं हो गया। ऐसे हम अदर करेंसी की टर्म्स में फिक्स करते हैं। तो फिक्स्ड इसलिए करा जाता है ताकि स्टेबल रहे, बार बार चेंज ना हो, एक बार फिक्स कर दिया फिर काफी टाइम तक वो स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी के लिए फिक्स किया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजी हो जाता है, ट्रांजेक्शन्स करने आसान हो जाते हैं, मार्केट में चीजें बेटर होती हैं, राइट। और फ्लेक्सिबल में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चलता है। मैनेज फ्लोटिंग क्या है बच्चों? मैनेज फ्लोटिंग का मतलब कि ये फ्लोटिंग तो है लेकिन ऑल्सो मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, हम इसको बहुत ज्यादा फ्लोट नहीं करने देते। जैसे ये तो फ्रीली फ्लोट करता है ना, कि कहीं भी चला जाए, कितना भी चला जाए, ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है, कहीं भी चला जाए, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि सरकार का रोल भी है इसके अंदर और फ्लोटिंग भी है ये, तो इसको हम हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम भी कहलाता है बच्चों। हाइब्रिड का मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस से ही चलता है। सपोज मार्केट फोर्सेस, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, एक्सचेंज रेट इतना चल रहा है, ये रेट है, ठीक है। अब आपको पता है कि आरबीआई के पास एक ट्रेजरी है, भाई गवर्नमेंट तो आरबीआई को ही बोलेगा ना, क्योंकि आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई के पास एक कमरा है, एक ट्रेजरी है, जिसके अंदर बहुत सारे डॉलर्स हैं। सर आरबीआई के पास डॉलर कहाँ से आए इतने सारे? भाई जब यूएस वाले इंडिया आते हैं तो उनको रुपया चाहिए होता है ना, तो एक्सचेंज कराते हैं, वो एक्सचेंज कौन करके देता है? आरबीआई करके देता है। तो आरबीआई के पास तो बहुत सारे डॉलर्स हैं अपनी ट्रेजरी में। अब हमें अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत रेट बढ़ता जा रहा है, ये रेट ऊपर है,
ये रेट ज्यादा है, सरकार इसको कम करना चाहता है, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट में निकलता है कि मैं डॉलर बेचना चाहता हूं, मैं डॉलर बेचना चाहता हूं, सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो अगर सप्लाई बढ़ा देंगे, देखो अगर सप्लाई बढ़ा देंगे तो सप्लाई इधर आ जाएगा, तो देखो ये नया इक्विलिब्रियम हो गया, रेट अपने आप नीचे हो जाएगा। देखो, तो अगर रेट बहुत ऊपर जा रहा है तो आरबीआई उसको अपने हिसाब से नीचे कर सकता है, और अगर एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने के लिए रेट बढ़ाना भी पड़े तो उस केस में आरबीआई डिमांड बढ़ा देता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा डिमांड करो फॉरेन एक्सचेंज रेट की, क्योंकि डिमांड बढ़ने से क्या होगा, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा बेसिकली, तो आप उस हिसाब से चीजें सेटल कर सकते हो, रेट क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर आपको सपोज फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है, वैसे हमें बढ़ाना हमारे लिए नुकसानदायक है, रेट कम होगा तो बेसिकली हम एप्रिशिएट होंगे, भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो हमें सस्ता पड़ेगा ना सामान, रेट ज्यादा होगा तो हमें महंगा पड़ेगा, तो हम डेप्रिशिएट हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर हो रहा है तो फिर डिमांड बढ़ाने से होगा, डिमांड अगर बढ़ा दूंगा तो नया इक्विलिब्रियम, नया रेट, देखो ज्यादा बढ़ के आ गया। तो आरबीआई के हाथ में तो पूरा हिसाब किताब है, आरबीआई अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। अब क्योंकि इस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है गवर्नमेंट का, इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, कि ये हेल्दी नहीं है, डर्टी है, तुम अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर रहे हो एक्सचेंज रेट को, ये फ्लोटिंग है, ये हेल्दी फ्लोटिंग है, ठीक है। तो ये बच्चों 3 हमारे पास सिस्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं सर? फिक्स्ड जो सरकार फिक्स करे, फ्लेक्सिबल जो मार्केट फोर्सेस से चले, और मैनेज फ्लोटिंग मतलब जो कंट्रोल करे गवर्नमेंट उसके अंदर फ्लोट पे। बढ़िया सर, लो जी। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इसको हम पैक्ड भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग मैंने आपको बता ही दिया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच इज फिक्स्ड बाय द सरकार, व्हिच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। भाई इसको कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करता है। पर्पस क्या होता है? स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबल रहे, बार बार ऊपर नीचे ना हो। स्टेबिलिटी के लिए सरकार क्या करता है? जब फॉरेन एक्सचेंज कम होता है तो उसको बाय कर देता है और बेच देता है जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। यानी जब डिमांड कम है तो बाय कर लेते हैं क्योंकि रेट कम होता है, जब बेसिकली डिमांड ज़्यादा होता है, सस्ता होता है, तो बेचने की कोशिश करता है। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज। ये तो आपको पता ही है कि सरकार को बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि एक्सचेंज रेट वो डॉलर की टर्म्स में फिक्स कर पाए या किसी भी टर्म्स में फिक्स कर पाए। अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अब वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? इट कैन बी गोल्ड, सिल्वर, एनी प्रीशियस मेटल, एनी कंट्रीज करेंसी, है ना। व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू वैल्यू ऑफ सम अदर करेंसी, जब किसी अदर करेंसी की टर्म्स में करते हैं उसको पेगिंग बोलते हैं। जब हम गोल्ड की टर्म्स में करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पैरिटी वैल्यू। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना बहुत है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बढ़िया सर। सर इसके क्या फायदे होंगे? बेटा कोई भी 3 फायदे याद रख लेना। स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बार बार ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है क्योंकि सामने वालों को पता होता है कि भाई इसी रेट पे इन्वेस्टमेंट होनी है, ये रेट चेंज तो होना नहीं, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, ये इजी करता है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, सिंपल हो जाता है, और स्पेकुलेशन नहीं होता। स्पेकुलेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सस्ता में खरीदना, महंगे में बेचना। लोग स्पेकुलेट करते हैं, लोग सट्टेबाजी करते हैं, वो नहीं चलता इसके अंदर, ठीक है। सर नुकसान क्या होंगे? इसका कोई नुकसान भी है क्या? नुकसान ये होगा बेटा, फिक्स करने के लिए ना आपको अगर गोल्ड की टर्म्स में करना है तो गोल्ड आपके पास होना जरूरी है बहुत सारा। अगर आपको डॉलर की टर्म्स में करना है तो डॉलर का रिजर्व होना जरूरी है। तो आपको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं बहुत सारे। गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन रिजर्व्स फॉर फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट, ठीक है। इससे आप फिर कैपिटल का मूवमेंट नहीं कर पाते, राइट। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्सचेंज रेट फिक्स कर पाना। सर क्यों डिफिकल्ट होता है? भाई देखो ऐसा है ना, जिस करेंसी की टर्म्स में फिक्स कर रहे हो, सपोज डॉलर की टर्म्स में फिक्स कर रहे हो सकता है डॉलर ये भी अंडर वैल्यूड हो, या डॉलर ये भी ओवर वैल्यूड हो, या गोल्ड अभी अंडर वैल्यूड हो, ओवर वैल्यूड हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लेवल एट विच एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स्ड, देयर में बी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी, है ना। परफेक्ट सर। और एक्चुअल में बोल रहा है एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है। जब इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे तो फिर इसमें समस्याएं आएंगी,
ठीक है, तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली फिक्स्ड हो गया, हाँ ये है कुछ समय के लिए आप फिक्स रख सकते हो। सही हो गया बेटा। उसके बाद डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन क्या होता है सर? आओ, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें तो कुछ भी नहीं। देखो मैंने आपको अभी एक टॉपिक पढ़ाया, ये डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये जो डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन होता है ना, ये मार्केट फोर्सेस से होता है। मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, खुद ही हो रहा है ना भाई, डिमांड सप्लाई से हो रहा है, खुद ही हो रहा है, तो इसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर सरकार खुद करना चाहे, क्या करना चाहे सर? वैल्यू को कम करना चाहे, कौन? गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट खुद कर रही है तो उसको मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा डीवैल्यूएशन। उसको क्या बोलूंगा? डीवैल्यूएशन। तो सर डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू कम होना ही है, हाँ वैल्यू कम होना है, लेकिन अगर खुद हो रहा है मार्केट फोर्सेस से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन है। सरकार कर रही है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कर रही है तो वो डीवैल्यूएशन है। समझे? बात दोनों में एक ही है, लेकिन पर्पस अलग अलग है। एक जगह सरकार खुद कर रही है, एक जगह मार्केट फोर्सेस से हो रहा है, एक फिक्स में एक फ्लेक्सिबल में। सिमिलरली अगर वैल्यू बढ़ रही है, खुद बढ़ रही है, मार्केट फोर्सेस से बढ़ रही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में बढ़ रही है, तो उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे। और यही चीज अगर सरकार करने लगे, यही चीज अगर गवर्नमेंट खुद करने लगे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में करने लगे, तो इसको रीवैल्यूएशन बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे बेटा? रीवैल्यूएशन। परफेक्ट सर, क्या बात है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो। Devaluation refers to reduction in the price of domestic currency, वही बात। Depreciation refers to fall in the price of, देखो reduction word क्यों यूज हुआ? क्योंकि आप खुद रिड्यूस कर रहे हो। fall क्यों हुआ? क्योंकि खुद गिर गया, तो यहाँ पे आप खुद करते हो, यहाँ पे गिर जाता है। It takes place due to government, it takes place due to market forces, it takes place under fixed exchange rate system, it takes place under flexible exchange rate system। Very simple, perfect। हाँ सर समझ गए। तो डिवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू कम होना, रीवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू बढ़ना, लेकिन दोनों केसेस में कौन करेगा? सरकार। ओके सर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा है सर? ये भी मैंने आपको समझा दिया। अ सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई से होगा बेटा। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली, करेंसी की जो वैल्यू है वो फ्रीली ऊपर नीचे हो सकती है। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सरकार का कोई इसके अंदर इंटरवेंशन है ही नहीं। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस से होता है, मार्केट फोर्सेस में थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, फर्म्स, अदर इंस्टीट्यूशन सब आ जाते हैं जो बाय और सेल करना चाहते हैं। बढ़िया सर। इसके क्या फायदे होंगे बेटा? इक्विलिब्रियम बना रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक्सचेंज रेट कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ डिमांड सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इक्विलिब्रियम इसमें बना रहता है। और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो कभी भी अगर डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो वो हट जाएगा। अल्टीमेटली इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे ही ऑपरेट करती रहेगी। इसके अंदर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं मेंटेन करने पड़ते। क्यों नहीं करने पड़ते? क्योंकि आपको बेसिकली उस रिजर्व्स की टर्म में या गोल्ड की टर्म में फिक्स्ड ही नहीं करना, तो आपका कैपिटल मूवमेंट ईजी होता है। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हो, एफिशिएंसी बढ़ा पाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक जगह स्टक नहीं हो, आप फ्रीली काम कर सकते हो। हाँ सर, बढ़िया। डीमेरिट क्या होंगे इसके? इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत अनसर्टेनिटी है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, स्पेकुलेशन होता है, लोग सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, तो स्पेकुलेशन का मौका होता है यहाँ पे। तीसरा, इन्फ्लेशन बन जाता है कई बार। इन्फ्लेशन क्यों बन जाता है भाई? देखो मार्केट फोर्सेस से हो रहा है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड, रेट बढ़ता जाता है, महंगाई होती चली जाती है, तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन बन जाती है। इट जनरेट्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डिफरेंस आ गया फिक्स्ड में और फ्लेक्सिबल में। फिक्स्ड कौन फिक्स करेगा? गोल्ड या अदर करेंसी की टर्म्स में बाय गवर्नमेंट, ये मार्केट फोर्सेस से होगा। इसके अंदर कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें नो गवर्नमेंट कंट्रोल। ये जनरली स्टेबल रहता है, वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इसके अंदर रिजर्व्स मेंटेन करने की बहुत सारी ज़रूरत है, उसमें कोई रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन हो सकता है क्योंकि सरकार खुद करेगी, उसमें डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बढ़िया सर। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं? अब मैनेज फ्लोटिंग दोनों का हाइब्रिड है, मिक्स्ड है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस, यानी थोड़ा बहुत कंट्रोल सेंट्रल बैंक या आरबीआई बना के रखता है।
इट इज अ हाइब्रिड, मिक्सचर है ये दोनों का। इसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। डर्टी फ्लोटिंग इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज अलाउड टू चेंज इन रिलेशन टू अदर बट इज कंट्रोल्ड या मैनिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक हो गया? हाँ सर। अब हमारे पास बच्चों छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब होगी। भाई तुम्हें कब जरूरत पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि देखो अब डिमांड सप्लाई तो तुम्हें पढ़ा दिया, लेकिन डिमांड होती कब है वो देखना है ना। तो यहाँ पे देख के चलो जल्दी से। तो कब कब हम बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी? सबसे पहले अगर आपको एसेट खरीदने हैं फॉरेन कंट्री में, भाई कहीं का एसेट खरीदना है, पैसा तो वहीं की टर्म्स में देना पड़ेगा ना। दूसरा स्पेकुलेशन, सस्ता मिल रहा है तो आप खरीदना चाहते हो। तीसरा इंटरनेशनल लोन अगर आपको चुकाने हैं तो आप डिमांड करोगे कि ठीक है भाई मुझे लोन चुकाने हैं तो मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी। चौथा अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है ना। पांचवा टूरिज्म, घूमने जाना है या बाहर पैसा भेजना है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो 6 चीजें हैं जब आप इसकी डिमांड को बढ़ाते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रीजंस फॉर राइज इन डिमांड। ये तो सेम ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम जो हमने पॉइंट्स पीछे लिखे वही है। द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कब होता है? जब प्राइस फॉल कर जाए, है ना, यानी कि बेसिकली प्राइस फॉल करेगा तो इंपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, तो लोग इंपोर्ट करेंगे तब खरीदना चाहते हैं, राइट। इसी तरीके से जब फॉरेन करेंसी चीपर हो जाए तो उससे टूरिज्म बहुत फैलता है। तो वही जो पीछे पॉइंट्स है ना वो सेम ही आप यहाँ पे लिख सकते हो। डिमांड कर्व कैसा बनता है बच्चों? अब देखो सीधी सी बात है, अगर एक्सचेंज सस्ता है, रेट सस्ता है तो ज्यादा डिमांड करोगे, महंगा है तो कम डिमांड करोगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप के केस में हमेशा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो हम बोलेंगे डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, हाँ सर, देखो तो डाउनवर्ड बनेगा। अब इसी तरीके से सप्लाई कैसे बढ़ेगी? सप्लाई कब होगी, कब आएगा आपके पास पैसा? कब आएगा? नंबर 1 जब आप एक्सपोर्ट करोगे। भाई तुम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास बाहर से पैसा आएगा। नंबर 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आपके पास आए, लोग आपके देश में इन्वेस्ट करें। नंबर 3 बाहर से रेमिटेंस आए। रेमिटेंस का मतलब होता है कि बाहर से कोई पैसा भेज रहा है आपको, तब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। स्पेकुलेशन, भाई देखो अगर स्पेकुलेट आप कर सकते हो तो बाहर वाले भी तो कर सकते हैं। अगर आप डॉलर खरीद सकते हो जब सस्ता हो तो वो रुपया भी तो खरीद सकते हैं जब सस्ता हो, तो आपके पास सप्लाई तो आएगा। उसके बाद अगर आप लोन लो या आपको डोनेशंस आए, गिफ्ट्स आए, तो हो सकता है। अब सप्लाई के रीजंस वही पीछे जो आया सेम लिख देना, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है, ये इसमें कुछ अलग से नहीं है। सप्लाई कर्व कैसा होता है बेटा? अब देखो सप्लाई कर्व क्या है भाई, जब प्राइस ज्यादा होगा तो सामने वाला बेचना चाहेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, तो प्राइस में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है बच्चों। पॉजिटिव रिलेशन कभी भी होगा तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। भाई इस रेट पे इतना, रेट बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ा दिया इतना। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड एक्सचेंज रेट, तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बस पता होना चाहिए। इसके बाद एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? मार्केट फोर्सेस से, ठीक है। एक्सचेंज रेट हमेशा मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं हमेशा। देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम है, इसके सामने जो रेट होगा इसको इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बोलेंगे, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी में रेट कम चल रहा है, फिलहाल रेट ये चल रहा है, सपोज R1 कम चल रहा है, तो अगर रेट कम चलेगा बच्चों तो इस केस में हमारा रेट कम होने की वजह से सप्लाई तो इतना हो जाता है, सप्लाई तो हो गया Q1 और डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड होगा Q2। तो यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड का केस बन जाता है। अगर रेट कम हो, ध्यान रखना, अगर रेट कम हो तो एक्सेस डिमांड का केस बढ़ जाता है और अगर रेट ज़्यादा हो, सर फिलहाल सपोज रेट ये चल रहा है तो रेट बढ़ने से डिमांड हो जाएगा कम। भाई रेट ज़्यादा है तो लोग कम डिमांड करेंगे ना, और सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि सेलर तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा, तो इस केस में सप्लाई ज़्यादा है। तो अगर रेट ज़्यादा है तो एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। बाकी मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, ये आपको सिंपल पता होना चाहिए, दैट इज इट, बस और तो कुछ है नहीं। देखो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
ठीक है, बस बोल रहा है इस केस में हमने डिमांड और सप्लाई जो है वो एक्स एक्सिस पे लिए हैं और रेट वाई एक्सिस पे लिया है। डी डी डिमांड कर्व है, एस एस सप्लाई कर्व है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ई है, वो इक्विलिब्रियम है। सिंपल, ये तो बेटा मैंने तुम्हें बता ही दिया था। सॉर्टेड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे चले बेटा। उसके बाद चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कि कैसे डिमांड चेंज होता है, सप्लाई चेंज होता है तो कैसे इंपैक्ट आता है। डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगी तो रेट घट जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो बेसिकली रेट जो है कम हो जाएगा, सप्लाई घट जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। मैंने आपको सिखा दिया सब, सेम ही है ये, वही चीजें हैं। इंक्रीज इन डिमांड रेट बढ़ जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड रेट कम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलो, बस इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे ही सप्लाई में भी मैंने आपको सिखा दिया, बस ये तुमको पता होना चाहिए बच्चों। ये एक रीड ओनली टॉपिक है, हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? वो मार्केट जहां पे फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जहां पे करेंसीज बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, उनको हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स बोलते हैं। ये मार्केट्स बेटा दो तरीके की हो सकती हैं, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट जहां पे आज के रेट पे आज ही ट्रांजैक्शन हो, यानी ऑन द स्पॉट रेडीमेड, उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? जिसमें आपने रेट तो आज डिसाइड कर लिया बट ट्रांजैक्शन कभी फ्यूचर में होगा, क्योंकि देखो फ्यूचर में रेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आपने बोला भाई आज फिक्स कर ले, ट्रांजैक्शन मैं फ्यूचर में करूंगा, उसको बोल देते हैं हम फॉरवर्ड मार्केट। तो दो प्रकार की मार्केट्स है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट ऑन द स्पॉट होगा, फॉरवर्ड भविष्य में होगा। दैट इज इट बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज रेट समाप्त। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।